नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संसद के सत्र। संसद के सत्र सबसे पहला है आहूत करना, सभा में उपस्थित होने का आदेश। आहूत करना अर्थात सभा में उपस्थित होने का आदेश। संसद के प्रत्येक सदन को चाहे वह राज्यसभा हो चाहे तो लोकसभा हो, को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है। कि जो संसद के सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है। लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज 6 मंथ। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। वर्ष में 2 बार कम से कम मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। सामान्यतः आपने देखे होंगे कि वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, फरवरी से मई। दूसरा है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर। शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर। तीनों सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान या लोकसभा के मामले में विघटन के मध्य की समय अवधि। सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं। एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की जो समयावधि है उसको अवकाश कहते हैं। दूसरा है स्थगन। संसद के एक सत्र में काफी बैठकें होती, सत्र होता है उसमें कई बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर के भोजन के बाद 2 बजे से 6 बजे तक। पहली 11 से 1 बजे तक, उसके बाद भोजन के बाद 2 से 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। कि आप देखते होंगे कि विघटन, स्थगन, सत्रावसान लोकसभा के मामले में होता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय जो कुछ घंटे, सप्ताह या दिन हो सकता है के लिए निलंबित किया जाता है। स्थगन कुछ घंटे का भी हो सकता है, दिन का भी हो सकता है, सप्ताह का भी हो सकता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अभिप्राय है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। सदन है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। अब जो अनिश्चित काल के लिए स्थगन है, इसकी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को होती है। वह स्थगन दिन या
समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय। सत्रावसान। अगला है सत्रावसान। पीठासीन अधिकारी, चाहे अध्यक्ष हो या फिर सभापति हो राज्यसभा के मामले में, सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति, पॉइंट टू बी नोटेड, राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि सत्र के दौरान भी सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन पीठासीन अधिकारी के द्वारा। अगला है विघटन। विघटन कौन करता है? एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, अर्थात राज्यसभा एक सतत सदन है, इसका कभी विघटन, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन विधानसभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है। सत्रावसान है वह है विघटन विधानसभा के, सत्रावसान के विपरीत अगर देखें तो विघटन जो है विधानसभा के जीवन काल को ही समाप्त कर देता है, और इसका पुनर्गठन जो अगर होता है वह फिर नए चुनाव के बाद ही होता है, इससे पहले नहीं हो सकता। लोकसभा को दो कारणों से विघटित किया जा सकता है। दो कारण कौन कौन से हैं? पहला है स्वयं विघटित, जब इसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, या वह काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो। पहला कारण है कि इसका कार्यकाल पूरा हो जाए 5 साल का। दूसरा है जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले, तभी लोकसभा विघटित होती है, जिसे लेने के लिए वह प्राधिकृत है। राष्ट्रपति अपनी सामान्य कालावधि से पूर्व सदन का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन है। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य, जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि इन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने वाले विधेयकों का संबंध निम्नलिखित होती है। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। पहला है विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाते हैं। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन के पूर्व होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता। चौथा है ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन
लोकसभा द्वारा पारित ना हो समाप्त नहीं होता है। पांचवा, ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो समाप्त नहीं होता है। अगला है गणपूर्ति, कोरम। कोरम कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। 10th पार्ट ऑफ टोटल मेंबर। इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। आपको बताते चलें, एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या कर दिया गया, इसमें कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, अर्थात सदन की कार्य के लिए जो कोरम की आवश्यकता होती है इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद वापस फिर से 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा कोरम की आवश्यकता को फिर से जरूरी कर दिया गया। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करे। पहले कोरम होना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्य होगा। इससे पहले वह सदन को स्थगित कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।